सेकंड, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। एक नया चैप्टर लेके आए हम, कृषि वित्त एवं कृषि बीमा, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। चलिए बात करते हैं कृषि वित्त का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। देखिए स्टूडेंट्स, कृषि वित्त से तात्पर्य ऐसे निवेश से किया जाता है जो फार्म पर उत्पादकता वृद्धि में सहायक होता है। अन्य शब्दों में, कृषि वित्त से आशय निवेश किए जाने वाले धन की उस राशि से है जो फार्म पर उत्पादकता वृद्धि में सहायक होता है। इसमें उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपभोग ऋण जो कृषकों की दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, शामिल किए जाते हैं। किसानों को भूमि में स्थायी सुधार करने, ऊंची कीमत के यंत्रों को खरीदने, मकान व कुआं बनवाने, अच्छी किस्म के बीज खाद आदि खरीदने, लागत का भुगतान व जीवन निर्वाह करने आदि कार्यों के लिए कुछ समय के लिए या लंबे समय तक के लिए वित्त उधार लेना पड़ता है। जो वित्त उधार लिया जाता है उसे ही हम कृषि वित्त के नाम से जानते हैं। अन्य शब्दों में दोबारा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। कृषक क्या करता है, भूमि में स्थायी सुधार करना चाहता है, ऊंची कीमत के यंत्रों को खरीदना चाहता है, मकान बनवाना चाहता है, अपने खेत में कुआं बनाना चाहता है, अच्छी किस्म के बीज खाद आदि खरीदना चाहता है, अच्छा जीवन निर्वाह करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ समय उसको वित्त उधार लेना पड़ता है। उसे ही हम कृषि वित्त का नाम देते हैं। ये कृषि वित्त के प्रकार कितने होते हैं? कृषि वित्त के समय अनुसार, टाइम के अनुसार 3 प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है। कृषि वित्त के 3 तरह के प्रकार होते हैं। पहला होता है अल्पकालीन ऋण, दूसरा होता है मध्यकालीन ऋण और तीसरा होता है दीर्घकालीन ऋण। चलिए बात करते हैं हम अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण की जो बात की जाती है टाइम के हिसाब से, देखिए अल्पकालीन ऋण का भुगतान जो आपने अल्पकाल के लिए लिया गया है उसका भुगतान अधिकतम 15 माह की अवधि तक वापस करना अनिवार्य होता है। अतः अल्पकालीन ऋण वह है जो कृषकों की मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। अल्पकालीन ऋण फार्म पर या खेत पर बीज, कीटनाशक दवाइयाँ आदि क्रय करने, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने, भूमि का लगान जमा कराने, पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। सामान्यतः अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष की अवधि में परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन अल्पकालीन ऋण की भुगतान की अधिकतम अवधि 15 माह होती है। दूसरी बात करते हैं मध्यकालीन ऋण, मीडियम टर्म्स लोन। मध्यकालीन ऋण के भुगतान की अवधि अधिकतम 5 वर्ष होती है। आपने जो ऋण लिया है उसको 5 वर्ष के भीतर आपको चुकाना होता है। तो मध्यकालीन ऋण कृषकों को खेत पर औजार, बैल, दुधारू पशु खरीदने, कुएं घेरे करने, भूमि सुधार करने, कुओं पर मोटर लगाने, बाड़ लगाने आदि कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाता है। मध्यकालीन ऋण 1 वर्ष से अधिक की अवधि में परिपक्व होता है तथा ऋण का भुगतान 2 या 2 से अधिक मौसमों में किस्तों में किया जाता है। मध्यकालीन ऋण के भुगतान की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। अगली बात करते हैं हम दीर्घकालीन ऋण। देखिए दीर्घकालीन ऋणों को भूमि क्रय करने, भूमि पर स्थायी सुधार करने, ट्रैक्टर व अन्य मशीनों को क्रय करने, कुआं बनवाने, खेत में खाद्यान्न संग्रहण के लिए गोदाम, पशुशाला, भवन आदि का निर्माण करने, कुओं पर बिजली लगाने आदि कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाता है।
इन कार्यों में पूंजी निवेश से कृषकों को अनेक वर्षों तक निरंतर आय प्राप्त होती रहती है, जिससे ऋण का भुगतान दीर्घ अवधि में हो पाता है। दीर्घकालीन ऋण के भुगतान की अवधि साधारणतः 5 से 20 वर्ष होती है। अब बात करते हैं कि भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। कृषि के जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिए लोन कैसे मिलता है, किस किस से लोन मिल सकता है। तो देखिए कृषि वित्त के स्रोत, पहला गैर संस्थागत, दूसरा है संस्थागत और तीसरा है सरकार। तो गैर संस्थागत के अंदर है साहूकार, देसी बैंकर, और संस्थागत स्रोत के अंदर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड। तो चलिए इनकी अपन डिटेल से बात करते हैं। पहला है गैर संस्थागत स्रोत। कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकारों को, महाजनों को, जागीरदारों को, व्यावसायिक साहूकारों को, व्यापारिक एजेंटों को तथा रिश्तेदारों व भूस्वामियों को शामिल करते हैं। ये लोग गांव में किसानों की अधिकांश वित्त संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये व्यक्ति कृषकों को प्राय अल्पकालीन ऋण देते हैं तथा कृषकों की फसल के विपणन से प्राप्त राशि में से अपना ऋण वसूल कर लेते हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण काफी महंगे होते हैं। ये किसान से ऊंची ब्याज दर पर ऋण को वसूल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके चुंगल में फंस जाता है तो इनके चुंगल से मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वास्तव में किसानों का ये सर्वाधिक शोषण करते हैं। ये न केवल इंटरेस्ट लेते हैं बल्कि ब्याज के ऊपर ब्याज यानी कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी लेते हैं और इनकी ब्याज की दर भी बहुत ज्यादा होती है। चलिए अपन बात करते हैं कृषि वित्त के संस्थागत स्रोत। कौन कौन सी संस्थाएं कृषकों को ऋण देती है उसके बारे में बात कर लेते हैं मोटे मोटे रूप से। देखिए कृषि के संस्थागत सोर्सेस, कृषि वित्त के संस्थागत स्रोत में रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि को शामिल करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि साख को हम संस्थागत साख कहते हैं। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2010-11 में कृषि क्षेत्र को 4,68,291 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे, जो इनके निर्धारित लक्ष्य 3,75,000 करोड़ से 25% अधिक थे। 2011-12 में वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को 5,11,029 करोड़ रुपए की साख प्रदान की गई थी, जो निर्धारित लक्ष्य 4,75,000 करोड़ रुपए से 108% थी। 2012-13 के बजट में कृषि साख के लिए निर्धारित 5,75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले में 6,07,375 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। 2013-14 का कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 7 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, 7 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले में 7,30,765 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। 2014-15 के लिए कृषि प्रवाह ऋण 8,40,643 करोड़ रुपए रखा गया था। 2015-16 के लिए 8,50,000 करोड़ रुपए कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया। किसानों को फसल ऋण पर 3 लाख रुपए तक की मूलधन राशि पर 7% ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। 2014-15 के दौरान उन किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% थी, जो अपने ऋणों की तत्परता से चुकता कर रहे थे।
किसानों को हताशा में अपनी फसलों को बेचने के लिए या उससे बचाने के फलोपरांत उन छोटे सीमांत किसानों को अगले 6 माह के लिए ब्याज सहायता दी जाती है। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ये सहायता नियो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट तथा उस दर पर दी जाती है जो फसल ऋण पर लागू होता है। अन्य किसानों को सहायता की अवधि में फसलोपरांत ऋण वाणिज्य दर कॉमर्शियल रेट पर NWR के विरुद्ध दिया जाता है। वर्ष 2014-15 से प्राकृतिक आपदाएं आने पर किसानों को राहत देने के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्रचित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंक को 2% ब्याज सहायता जारी रहेगी और ऐसे पुनः रचित ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू की जाएगी। देखिए अपन ने बात की है कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों के बारे में। अब अपन डिटेल बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे सहायता देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड किस प्रकार से हमें कृषि वित्त संस्थागत रूप से सहायता प्रदान करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। मैं कल आपको अन्य क्लास के बारे में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार।